हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ उनका नाम है मीनाती ब्रह्मा और ये आसाम से हैं। अभी ये केरला में इनके हस्बैंड की पोस्टिंग है और आर्मी में है। इनकी मुझसे बात हुई थी और 1 महीना लगभग हो गया। 1 महीने में इन्होंने जो यूनानी मेडिसिन है वो इन्होंने ली थी और जैसे जैसे प्रिकॉशंस और जो लाइफस्टाइल मैं बताती हूँ वो इन्होंने फॉलो की है। मसाज और सिकाई फॉलो की है। वो इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो भी आगे शेयर करूँगी आपको। तो उनको 1 महीने में ही अब काफ़ी रिलीफ मिल गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनको ऑपरेशन बोला गया था और ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तो इनको इस कंडीशन में अब 1 साल के बाद अब इनको रिलीफ मिला है, जबकि इनको ऑपरेशन बोला गया था। तो मैं बेहद खुश हूँ इस चीज़ से कि चलो किसी को राहत मिली और ये उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत जल्द बिल्कुल अच्छी हो जाएं और जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो कंटिन्यू एज इट इज़ रखनी है, ये जानती हैं। और बहुत जल्द मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जल्द अपना कंप्लीट ठीक होने का भी एक्सपीरियंस शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी बताई थी कि इनको क्या हो रहा है। ये दिख रहा होगा आपको, 3 फरवरी लिखा है। अभी रिसेंट की ही बात है जब इन्होंने मुझसे बात की थी। आगे इन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो लिखती हैं कि मुझे स्लिप डिस्क है, L4 L5 S1 हुआ है और मैंने 1.1 यानी 1.5 महीने का आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया था और फिर 2 मंथ का बेड रेस्ट भी कर लिया, पर अभी भी चलने और खड़े होने पे थाई में दर्द होता है। ये इनका जो पहला मैसेज था वो था। इसके आगे इन्होंने बताया, तो आपको पता है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ पहले मैं ये कंफर्म करती हूँ कि हाँ वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखा चुके हैं, ताकि उन्हें पता हो कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ मैम, मैंने उनसे कंसल्ट किया था बट उन्होंने मुझे ऑपरेशन करने को बोला था। तो मैंने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट किया है, पूरा 3 मंथ्स हो गया, पर थाई में अभी भी दर्द है। उनको थाई में अभी इस वक्त प्रॉब्लम थी। तो ये उनका प्रॉब्लम्स था जो कि 1 महीने पहले उन्होंने बताया है और उसमें अब उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। बेहद अच्छी बात है। देखिए, अगर कभी आपको एकदम से कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर आपको ऑपरेशन बोला जाता है ना, तो इमीडिएट ऑपरेशन के लिए ना जाए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा पहले सब्र से काम लें, थोड़ा सा एक और ऑप्शन, एक दो ऑप्शन अपने लिए ट्राई जरूर कर लें, जिससे कि आपकी रिकवरी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से फर्स्ट स्टेप में ही आप सर्जरी के लिए चले जाएं। तो आपने पहले दूसरी चीज़ें ट्राई करनी है, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया। आपको मेडिसिन इनकी लेनी है, लेकिन प्रिकॉशंस, मसाज और सिकाई जो मैं बताती हूँ एज इट इज़ फॉलो करके देखिए। अगर आपको रिलीफ आता है ना, तो फिर आप उसे कंटिन्यू रखिए। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपकी रिकवरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इनसे भी यही कहूँगी और आप लोगों से भी कहूँगी, होपलेस ना हो। एकदम से सुनते ही बहुत से बंदे बहुत होपलेस हो जाते हैं और एकदम से ये घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऑपरेशन का ऐसा है कि देखो, अगर किसी को किसी की हिम्मत है तो वो करवा लेगा और किसी की नहीं है तो वो नहीं करवा पाएगा। लेकिन मोस्टली पेशेंट को बहुत डर रहता है, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो रिस्की होता है ना, उसमें रिस्क रहता है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। अब मैं आप लोगों के सवाल लूँगी जो आपने मेरे से पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवाल। ये सवाल विनोद बडोनी जी का है, जो कि आर्मी में हैं। और ऐसा सवाल था जो मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो गलती करते हैं इस तरह की। तो इनका सवाल ये था कि मैम, जैसे चारपाई में बैठ के जूते पहनता हूँ, तो जुराफ के लिए नीचे झुक कर लेना या जूता पहनने के लिए नीचे से उठाना पड़ता है, तो चारपाई से बैठ के नीचे की तरफ झुक के उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं झुकना है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं चारपाई पे बैठने के लिए मना करती हूँ। आप लोग जानते हैं चारपाई ठीक नहीं है बैठने के लिए। आपको सपोर्ट चाहिए हमेशा, या तो सोफे पे बैठें या तो चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के आपने पहनना है। दूसरा, आपने मोजे पहननी है तो उसके लिए झुकना नहीं है। आप चेयर पे बैठ गए हैं ना, मैंने जो किया है मैं वो बता रही हूँ कि नीचे से आपने सॉक्स ली हैं। मतलब सॉक्स कैसे लेंगे? या तो पैर के पंजे से लें या किसी की हेल्प से लेंगे। सॉक्स लेंगे, मतलब उठा लें, अपने हाथ में ले लें और
कुर्सी पे टेक लगाने के बाद अपने पैरों को ऊपर, मतलब चेयर पे ही रखिए, चेयर पे ऊपर ही रख लीजिए और तब पहनिए बैठे बैठे ही। तो आपके पास आ जाता है ना पैर, आप उठा लेते हैं, तो तब आप उसको सॉक्स को पहनिए। और शूज़ पहनने के लिए जब आपने पैर डाल दिया है, आपको लगता है पीछे की तरफ से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए झुकना पड़ता है। तो वो नहीं करना है झुकना, बल्कि या तो सीढ़ी पे, जो ऊंची सीढ़ी है जहाँ तक आपको बिना झुके, मतलब आप पैर रख के उसे सरका लें, उतनी ऊंचाई पे पैर को रखिए और आप जूते को ऊपर की तरफ सरका लें, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। आप समझ गए होंगे जो मैं कह रही हूँ। प्रैक्टिकली जब आप करके देखेंगे इस चीज़ को, तो आपको समझ आ जाएगा कि नीचे झुकना ही तो नहीं है इस तकलीफ में, तो उसका ऑप्शन क्या हो सकता है, खासकर शूज़ पहनने के लिए। तो सॉक्स को पैर के पंजे से निकालिए या फिर ऐसी ऊंचाई पे रखवाइए, रख के रखिए जहाँ से आपको झुक के ना उठाना पड़े। दूसरा, शूज़ में पैर डालिए एक बार पहन, मतलब जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, जो मेरे शूज़ थे, मैं ज़्यादातर स्पोर्ट शूज़ पहनती थी बाहर जाने के लिए, तो मैं उस शूज़ में जो तनी होती थी उसकी, वो इतना बांधती थी, एक बार बांधिए कि मैं पैर उसके अंदर डालूंगी तो ना तो वो लूज रहता था ना वो टाइट रहता था, मतलब ईजिली पैर चला जाता था और उंगली से चढ़ा लेती थी ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से करना है। अगर आप करके देखोगे, ये जो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसे ईजिली और थोड़ा ट्रिक के साथ इसको हैंडल करना है, तो कभी भी आपको झुकना नहीं पड़ेगा और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। ध्यान रखिए कि झुकना, कुर्सी से नीचे बैठना और वज़न उठाना तीनों ही बिल्कुल बंद हैं। साथ में सीढ़ी का परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है अगर आप रिकवरी करना चाहते हैं तो। अगला सवाल पारुल निर्वाल जी का है। निर्वाल जी, आपने परहेज कितने दिन रखा खाने पीने का? ऑफ कोर्स मैंने जब से मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तब से मैं करने लगी थी, लेकिन एकदम स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया जब मैंने यूनानी मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, क्योंकि वहाँ पे भी एज इट इज़ मुझे प्रिकॉशंस बताए गए थे जैसे आयुर्वेदिक में बताए गए थे। तो मैंने फिर वो समझ लिया कि मुझे ये करने ही करने हैं, और वो मैंने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, यानी कि 2.5-3 साल मैंने किए हैं। तो जब तक टाइम इसमें फिक्स नहीं होता है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो आप रखिए, उसके बाद आप खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक होने के बाद, ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि झुकने का एंड आप क्या आप वॉक कर पाती हैं नॉर्मली? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर पाती हूँ, मैं वॉक पे जाती भी हूँ। और झुकने का तो देखो मैंने बता ही रखा है कि जो मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल ओपनली आपको बताती हूँ कि झुकने से मुझे, लगातार झुक के काम करने से मुझे कपकपाहट होती है कमर में, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को करने से बचती हूँ जिससे मुझे दोबारा से इस प्रॉब्लम में जाना पड़े, तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। तो झुकने का काम मैं नॉर्मली झुक के कर लेती हूँ या फिर नीचे बैठ के करती हूँ आराम से, तो मुझे झुकना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अपर बॉडी का पूरा वजन आगे लटक जाता है ना, और वो लंबर पे ही पड़ता है उसका जोर। तो इसलिए झुकने की बजाय नीचे बैठ के आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद, अभी तो नहीं करना है। दूसरा आपने पूछा है, मुझे चलने एंड बैठने में दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती। तो अगर आप वीडियोस देख रही हैं मेरी, तो मैं हमेशा हर वीडियोस में सवालों को जवाब देते हुए बताती हूँ कि ज़्यादा देर बैठना और ज़्यादा देर खड़े होना दोनों ही प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, क्योंकि अपर बॉडी का वजन जो है वो डैमेज डिस्क के ऊपर पड़ रहा है। तो कैसे आप मान सकते हो कि एक जो फटी हुई चीज़ है, आप उसके ऊपर वजन रखोगे 30-40 किलो और उसके बाद वो पिचकेगी नहीं। अगर वो पिचकेगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्क दब रही है, तो वो प्रेशर देगी नसों के ऊपर, और नसों में प्रेशर आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, तो दर्द बढ़ेगा पैरों की तरफ, या सुनपन भी आ सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा देर बैठना खड़ा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप 20 मिनट बहुत होते हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा एक बार में ना तो बैठे ना खड़े हों जब आप ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ता है जब आप रिकवर होते जाते हो, तो बैठने का टाइम भी आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ अब मुझे पेन सा हल्का सा स्टार्ट हुआ है, 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए, अब आधा घंटा हो गया, अब मुझे स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे टाइम बढ़ता है, ठीक है। अगला सवाल हर्षित वशिष्ठ का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम पिलो को पैरों के नीचे लगा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है, और करवट लेने पर पैरों के बीच में पिलो लगा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, मुझे उस वक्त जानकारी नहीं थी, मैं जानती हूँ कि मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि ना तो मैं सीधा लेट पाती थी, और करवट के बल भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मतलब मेरा जो लंबर से नीचे का जो पोर्शन था, वो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ रह गया है, कुछ कमी रह गई है, कुछ है ही नहीं, बॉडी बिल्कुल सही तरीके से बिस्तर पे नहीं है।
बहुत दिक्कत होती थी। तो अगर आप करवट लेते हैं तो पिलो जो तकिया है उसको अपने पैरों के बीच में रख लें, फोल्ड करके पैरों को, तो आपको आराम फील होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। और ऐसा हम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो करती हैं, तो इसलिए आपको पता होगा जो जानता है। दूसरा, जब आप सीधे लेटे हो और आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं सीधा लेट पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर पैरों के नीचे, घुटनों के ठीक नीचे वहाँ रख के देखिए पिलो, या फिर एड़ियों के नीचे रख के देखिए, तो अगर आपको रिलीफ मिलता है तो रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने गर्दन के लिए किया था, क्योंकि मेरा सर्वाइकल बहुत ही बुरी कंडीशन में था, तो मैं तकिया लगा ही नहीं सकती थी सीधे लेटते हुए, तो वो मैंने अवॉइड ही किया। लेकिन करवट लेने पे मुझे तकिए की ज़रूरत महसूस होती थी, तो वो मैं ज़रूर लगाती थी, क्योंकि मेरा जो शोल्डर था, मेरा जो कंधा था, वो बहुत पेन करता था। मैं उस करवट लेट ही नहीं पाती थी जिसमें मेरा जो लेफ्ट वाला कंधा है, तो उस तरफ मैंने तकिया लगाया तो मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि करवट लेते वक्त आप तकिए लगा सकते हैं, पर बहुत मोटे तकिए नहीं होने चाहिए। एक ऐसे तकिए होने चाहिए ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को ना स्ट्रेट रखें, मतलब जब आप करवट के बल लेटे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आप पैरों के नीचे लगा सकते हैं, बेफिक्र रहिए। ये किसी ने एक सवाल पूछा है कि स्लिप डिस्क के साथ अगर लंबर स्टेनोसिस और स्पॉन्डिलोलिसिस होने पर क्या करें। तो देखिए, स्लिप डिस्क और ये जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी हैं, काफ़ी जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स लिखी आती हैं। और होता कुछ नहीं है, दर्द ही हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते। सीरियस तो स्लिप डिस्क में भी हो जाएंगे जब हर्निएशन हो जाता है ना। तो मैं तो बस आपको यही सलाह दूंगी कि चाहे कुछ भी लिखा हो, आपने सबसे पहले प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है, कुछ लाइफस्टाइल्स पे ध्यान देना है जो मैं बताती हूँ, कि आपने भाई सोना कैसे है, आपने बैठना कैसे है, आपने लेटना कैसे है। तो आप मेरी वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस मिल जाएंगे, आपको लाइफस्टाइल भी मिल जाएगी। आप देख लें प्लीज़, आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, वरना आप सीधे जाएं मेरे प्लेलिस्ट को देखें स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें आपको मिल जाएंगी वीडियोस। तो आपको वो प्रिकॉशंस और वो सब फॉलो करना ही करना है। साथ में मसाज और सिकाई बिल्कुल करिए, और मेडिसिन आप जो भी ले रहे हो उनके साथ में ये सब काम करके देखिए। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो कंटिन्यू रखिए, अगर आपको फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर आप मेडिसिन चेंज करके देखें, आप दूसरी मेडिसिन ट्राई करें, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानीपैथी वाली। ठीक है, आप कंसल्ट करके मेडिसिन लें, और प्रिकॉशंस चाहे कोई बताए या ना बताए, पर जो मैंने बताए हैं वो प्लीज़ करके देखें 15-20 दिन। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, कहीं से आराम नहीं आ रहा है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सॉरी, लिंक नहीं, आईडी इंस्टाग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं आपसे बात कर लूँगी। ठीक है, तो पहले आप ये चीज़ें करके देख लें, अगर आपको लगता है कि नहीं आराम हो रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगला सवाल रिजवान कुरैशी जी का है, जिन्होंने बताया है कि वो यूपी से हैं, और वो कह रहे हैं कि 1 साल से बैक पेन है, अब रमज़ान का महीना आ गया है और मैं सारे रोज़े रखता हूँ, तो बस आप इससे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं बैठकर नमाज पढ़ सकता हूँ। बाकी सारे प्रिकॉशंस तो मैं आपके फॉलो ही कर रहा हूँ। तो देखिए, आप रोज़े रखिए, बेशक रखे रोज़े, और नमाज आपने जो पढ़नी है वो सिर्फ कुर्सी पे पढ़नी है, ध्यान रहे कुर्सी पे पढ़नी है। जिनको भी स्लिप डिस्क या बैक पेन है, मेरी बात कुछ लोग एग्री करेंगे, पहले वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन जब तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है तब वो मेरी बात को सीरियसली लेते हैं और समझते हैं कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो नमाज आपकी बिल्कुल कबूल ऊपर वाला ज़रूर करेगा, अगर आप उसे नेक नीयत से पढ़ रहे हैं। और आप तकलीफ़ में हैं तो आपने चेयर पे पढ़नी है, अपनी टेक लगा लें कमर के पीछे, और सिर्फ इशारे से पढ़ें, जो मैंने किया था और जो मैं बताती हूँ हमेशा। तो आपने झुकना नहीं है, कुर्सी पे भी बैठ के आपने सजदा रुकू झुक के नहीं करना है, सिर्फ इशारे से करिए, गर्दन को हल्का सा झुका के, हल्का सा मतलब मूव करके आप सजदा रुकू करिए। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं, कर सकते हैं।
और रोज़े रखिए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारी बॉडी को भी सफाई की ज़रूरत होती है। हम जो कहते हैं ना कि अरे यार क्यों हो रही है तकलीफ़, हमें क्यों हो रही है, तो हमारे शरीर में इतना कचरा भर जाता है, उस गंदगी को साफ़ होने का मौका ही कहाँ मिलता है। इसीलिए हर धर्म के हर धर्म में बताया जाता है कि कोई फास्ट रखो, किसी एक दिन का रखो, हफ्ते में एक बार रखो, या फिर महीनों में, या फिर साल में। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है अपनी हेल्थ के लिए भी। ठीक है जी। अगला सवाल उषा देवी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैं 4 साल से इस परेशानी से गुजर रही हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी भी करवा चुकी हूँ, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन आती क्यों है, कि आपको रिलीफ आया और फिर आपको दर्द बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है। तो यही होता है कि आप प्रिकॉशंस नहीं करते हो, यानी आगे झुकना, नीचे बैठना और वज़न उठाना, पालथी मार के बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कोई भी वज़न उठा लेना, झुक जाना, छोटी मोटी चीज़ के लिए भी थोड़ा सा भी झुक जाना, तो ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम एकदम से बढ़ा देती हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे चादर बिछाना। चादर बिछाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है, या बेड से कोई चीज़ उठाना, उसके लिए भी झुकना पड़ेगा। झुकने के बजाय आप घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करके नीचे की तरफ हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, पर प्रैक्टिकली सिर्फ घुटनों को फोल्ड करना है, शरीर आपका सीधा ही रहेगा। तो वो कर सकते हैं, पर वो हमेशा नहीं ट्राई करना है, क्योंकि उससे घुटनों में भी पेन आ जाता है फिर। तो इस तरीके से आप करिए, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, और बाकी आप जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो करते ही रहिए। आपको पता है लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, बिस्तर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने आराम जितना करना है उसमें आपकी बॉडी का पोस्चर सही रहना ज़रूरी है। और मोस्टली पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि आप गद्दा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको ठीक होने ही कैसे देगा। जब आपकी पोस्चर ही ठीक नहीं रहेगा तो डिस्क सेट कैसे होगी। तो अपना गद्दा जो है ना, फॉर्म का या फिर डल्लफ का है, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे, उनको हटा के सिर्फ रुई का गद्दा इस्तेमाल करें। कड़क तख्त पे लेटने की ज़रूरत नहीं है। रुई का पतला गद्दा हो चाहे मोटा हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तकिया बिल्कुल मत लगाइए जब सीधे लेटते हैं, करवट के बल लेटे तो तकिए लगा सकते हैं। बाकी उठते हुए ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड को करवट लेके दोनों हाथों को टिका के हाथों पे जोर डाल के उठिए, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ का। डबल सपोर्ट बैंड पहनिए जब भी आप खड़े होते हैं। नीचे चप्पलों में पहनने के लिए आपको बड़ी सॉफ्ट सी चप्पल मिलती है, नीचे एड़ी से जो प्रेशर ऊपर ना जाएगा उसके लिए है। एड़ियों में भी दर्द नहीं आएगा कभी भी अगर आप वो पहनते हैं तो। बाकी चीज़ें आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप देखिए, उनको फॉलो करिए। ठीक है। अगला सवाल उमा खाखरा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि दीदी हमारे सिटी में एक अच्छे डॉक्टर मिल गए, उनकी दवाई ली और उन दवाई से मुझे बहुत आराम आ गया था, इतना कि मैं 2-2 घंटे बैठने लग गई थी और दर्द ठीक था, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर पता नहीं अचानक कैसे फिर से दर्द आ गया है और अब जा नहीं रहा, फिर से टेंशन हो रही है। एकदम से खुश थी और अब दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं अब क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। तो देखिए उमा जी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मेरे चैनल से जुड़ी हैं, आप जानती हैं कि ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ से रिलीफ आया और फिर से दर्द बढ़ा। आप जानती हैं कि 2-2 घंटे आप बैठ रही थी, इसका मेन रीज़न यही है कि लगातार बैठना, और अभी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है रिकवर हुए, है ना। तो ज़्यादा देर तक बैठना और छोटी मोटी गलतियाँ जो छोटी सी हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या कर दिया है, तो ऐसे में प्रॉब्लम वापस आ सकती है। पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने रेस्ट करना है, जितना हो सके रेस्ट करिए, और मसाज और सिकाई तुरंत स्टार्ट करिए, क्योंकि उससे आपका जो सूजन आया होगा जिसकी वजह से दर्द बहुत बढ़ गया है, वो सूजन में आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो। और मैं यही कहूँगी, मेडिसिन आप जो चाहे जो आप ले रहे थे या तो वो कंटिन्यू करें, या फिर आप एक बार यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें साथ में, जो मैंने ली थी वो लेके देखें। और कंप्लीट करना है, मतलब ठीक होने के बाद ना इतनी जल्दी अपने आप को छोड़िए मत, फ्री मत छोड़िए कि आप कर सकते हो सब कुछ। आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ना तो ज़्यादा देर बैठना है, ना ज़्यादा देर खड़े होना है, और झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है। इन चीज़ों का, या कोई झटका ना लगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो एहतियात ज़रूरी है। धीरे धीरे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1-1.5 हफ्ता कम से कम लगता है, तो थोड़ा सा एहतियात करिए। ये शिवास्थना
नाम से एक मैसेज है। इन्होंने कहा है हम आयुर्वेदिक दवा जब तक खाते हैं तब तक आराम रहता है, फिर से होने लगता है जब छोड़ दो, 6 महीने हो गए हैं। तो देखिए दवा आपको ठीक है, दवा खा रहे हो आप, आपको आराम आ रहा है, लेकिन अगर आपको आराम आ गया है, आपको लगता है कि दवा छोड़ने का टाइम है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन प्रिकॉशंस आपने नहीं छोड़ना है, कम से कम 2-2.5 साल प्रिकॉशंस रखिए, ताकि जो चीज़ जो डैमेज हुई है, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हिलाते डुलाते हैं उसको, उसके ऊपर वज़न इतना डाल के रखते हैं, तो उसको हील होने दीजिए, है ना। तो कम से कम 2-2.5 साल तक बिल्कुल एहतियात रखिए, ताकि वो दोबारा ना हो। और मेडिसिन तो इतनी जल्दी, मतलब जब आपको एकदम से रिलीफ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो गए, तो थोड़ा सा आप कंसल्ट करिए। आप कम से कम 1 साल तक तो लीजिए ही मेडिसिन, ताकि आपका जो आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं, आपकी नसें स्ट्रांग हो जाएं। तो इसलिए मेडिसिन तो लीजिए, और अपने आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल मत छोड़िए, जब तक आपको डॉक्टर या हकीम जो भी आप जिनसे लेते हो वो आपको ना कहें। पर प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं वो एज इट इज़ फॉलो करिए। और मसाज और सिकाई भी मैंने बता रखी है। ऑयल आपको घर पे ही बनाना है तो आपको बनाइए और उसकी मसाज करिए, हल्के हाथ से ऊपर की दिशा में, सिर की तरफ, ठीक है, ऊपर की दिशा में करिए, और मसाज के बाद तुरंत सिकाई। अगला सवाल राजेश जैन जी का है, जिन्होंने लिखा है मेरी उम्र 52 साल है, मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता है 30 साल से, बहुत इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कृपया कोई इलाज बताइए। राजेश जी, मैं इलाज बता चुकी हूँ। मेरी भी गर्दन में जो तकलीफ़ थी, यानी सर्वाइकल के पूरे पूरे लक्षण थे, एक हाथ भी सुन्न हो गया था, तो मैंने ठीक किया है। और बहुत से लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं, बस आपको करके देखना है। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो कंटिन्यू करिए। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लीजिए। मेरा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी और मैं आपको कुछ जो भी गाइडेंस है वो मैं आपको दे दूँगी। अदरवाइज़ मेरी वीडियोस में सब कुछ है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप वीडियोस ही फॉलो करेंगे तो भी आपको आराम मिल जाएगा। आप यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें। जिनको बहुत बहुत साल हो गए हैं, मैं बोलती हूँ सीधा पहले एक बार करके देख लो। अगर आपको कोई अच्छा हड्डी वाला हकीम मिलता है तो या तो उससे कंसल्ट करके ले लो, आपकी इच्छा है। पर आप यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें, और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहाँ पर मैं बात करके ही आपको कुछ सलाह दे पाऊँगी। तो आपको मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ आप मुझे मैसेज करिए। एक बात और, जिनको भी गर्दन में दर्द रहता है, तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, जो मैं बता भी चुकी हूँ, आपके सामने एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हूँ, कि बहुत बहुत सीरियस पेशेंट भी ठीक हुए हैं। गर्दन का इतना भयानक भयानक कंडीशन वाले भी ठीक हो गए। उन्होंने कहा दीदी हमें पता ही नहीं था कि ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं, झुकना नहीं है, आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकानी है, कि जैसे हमने तकिया हटाया, तकिया नहीं लगाना होता है, हमें पता ही नहीं था, हम तकिया हटाया, हम बिल्कुल ठीक होते चले गए। तो आपने प्रिकॉशंस तो एज इट इज़ फॉलो करने हैं, चाहे वो लंबर के लिए बताए हो मैंने, वही आपको गर्दन में भी आपको ध्यान रखना है, करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गर्दन में यानी सर्वाइकल था और बाद में लंबर भी हो गया, तो अपना ध्यान रखिएगा। स्वाति सूर्यवंशी जी का पूछना है कि मुझे भी L3, L4, L5, S1 में डिस्क बल्ज है, तो क्या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। स्वाति जी, ट्रीटमेंट आपको जो भी लेना है आप लें, आयुर्वेदिक लें, होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक लें। सबसे पहले तो न्यूरोसर्जन को आप फॉलो करें, न्यूरोसर्जन को दिखाएं, अपना MRI कराएं, किस वजह से है, वजह अगर आपको क्लियर है तो फिर आप मेडिसिन स्टार्ट करें। अगर आप एलोपैथिक वाली ट्राई कर चुके हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट जो भी दूसरे मेडिसिन है उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल जो मैंने बता रखी है वीडियोस में, मैं बताती हूँ, वो आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है, उसमें कोई भी ढील मत करना। मसाज और सिकाई करिए, आपको रिलीफ आता है तो आप कंटिन्यू रखिए और आप उसी से ही ठीक हो जाएंगे। पर ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस टूटे ना, पालथी वालथी मत मार के बैठिए, और कहीं लंबे सफ़र पे मत चल पड़िए। आपको मार्केट जाना है, अभी नहीं जाना है ना, जब आपको दिक्कत है तब नहीं जाना है। तो आप जितना रेस्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहोगे, आप उठिए, अपना काम करिए, फिर लेटिए। और काम लगातार नहीं करना है, 15 मिनट खड़े होकर अपना एक काम निपटाइए, फिर लेट जाइए, फिर उठिए, फिर काम करिए, फिर लेट जाइए, इस तरीके से, ठीक है। अगला सवाल पूजा धीर का है, जिन्होंने पूछा है कि दीदी प्लीज़ ये भी बताएं कि मेडिसिन सिकाई के साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी करती साथ साथ एक्सरसाइज भी करते थे आप,
एक्सरसाइज करना होता है या नहीं। तो देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं ना न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से, तो वो हमें एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है, जो बैक के लिए अच्छी है। तो उनमें से अगर आपको रिकवरी हो रही है तब तो आप बिल्कुल उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और उसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो जल्दीबाजी में नहीं करनी है एक्सरसाइज, और ना ही बहुत सारी कर लेनी है, आराम आराम से करना है, क्योंकि मसल्स पे काम कर रहे हैं और अंदर चोट भी है ना। तो आपने आराम आराम से करनी है। तो एक्सरसाइज तब करिए आपको अगर न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट ने बताई है, या फिजियोथेरेपी में आप जा रहे हो वहाँ से आपको पता चला है, तो उन्होंने बताई है, सजेस्ट की है, तो आप एक्सरसाइज करिए। बाकी आप कोई वीडियोस किसी में बताया है, किसी ने, आप देख के शुरू हो गए और उसकी वजह से और ख़राब हो गया, तो वो मत करिए, ठीक है। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने बहुत बहुत एक्सरसाइज की। मुझे जल्दी स्कूल भी जाना होता था, घर के भी काम निपटाने होते, तो मैं और जल्दी जल्दी करती थी और सोचती थी कि ज़्यादा करूँगी तो ज़्यादा जल्दी हो जाऊँगी, जिससे कि मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है मसल्स का बिल्कुल ही चला गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे सहारा ही नहीं मिलता है कमर का, ठीक है, सपोर्ट ही नहीं था मसल्स का। तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में, क्या आप देखोगे, मैं एक्सरसाइज का जिक्र ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने वो नहीं की हैं जब मैं ठीक हुई हूँ, ठीक है। तो आप, मेरे ख्याल से मैं आपको आंसर देने में कामयाब रही हूँ कि आपको जिन एक्सरसाइजेस से रिलीफ मिल रहा है, बहुत से पेशेंट हैं जो ठीक हो जाते हैं एक्सरसाइज से, तो प्लीज़ अपने पे ध्यान दें कि कोई एक्सरसाइज करने से आपको दर्द बढ़ता तो नहीं है। अगर बढ़ता है तो वो मत करें, जिससे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, वो करें। जैसे कि मैं एक एक्सरसाइज बता देती हूँ कि सीधे लेटे हुए हैं, बिल्कुल सीधे बेड पे ही लेटना है, ज़मीन पे तो जाना ही नहीं है, एक्सरसाइज के लिए भी नहीं जाना है बिल्कुल। तो बेड पे लेटे हुए हैं, अपने पंजों को अपने सीने की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ खींचिए, पैर के पंजों को, और फिर उसे बाहर की तरफ धक्का दीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज है पूरी नर्व खींचती हैं सिर तक की, और बहुत रिलीफ मिलता है। लंबर वालों को खासकर मैं बोलूँगी ये ज़रूर करके देखें, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। लास्ट सवाल है प्रीति शर्मा का, जिन्होंने पूछा है कि मुझे स्पाइन में डीजनरेशन है, सर्वाइकल में और लंबर में, और थोड़ा डिस्क बल्ज भी है, 4 साल हो गए हैं, दर्द नहीं है पर नस पे प्रेशर है और अकड़न है, क्या करूं? अगर नस पे प्रेशर है और अकड़न है तो देखिए, प्रिकॉशंस तो सारे ही लेने हैं, साथ में मसाज और सिकाई वो बहुत बड़ी चीज़ है, जो अकड़न में आपको रिकवरी होने में मदद करेगी। आपकी जो अकड़न है वो धीरे धीरे तभी ठीक होगी अगर आप मसाज और सिकाई कंटिन्यू करते हैं। और ऑयल मैंने बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। घर पे बनाइए, मसाज करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी भी नस पे प्रेशर है, आपको नमनेस है, या अगर कोई और चीज़ आपको फील हो रही है, तो फिर आप मेडिसिन ज़रूर साथ में लें। आप चाहे वो आयुर्वेदिक लें, यूनानी लें, या जो भी। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है और समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर लीजिएगा, जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा क्रिटिकल मामला है तो मैं बात करती हूँ, ओके। मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी की चीज़ें आपको वीडियोज़ में मिलेंगी, एज इट इज़ फॉलो करिए और देखिए आपको आराम मिल रहा है या नहीं। अगर मिलता है तो कंटिन्यू रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जो लोग रिकवरी कर रहे हैं, रिकवर होने वाले भी एहतियात ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। ठीक होने के बाद भी कोई झटका ना लगने दें, अपना एहतियात से चलें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।